नमस्कार। प्रस्तुत है कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। पूर्णबंदी लागू होने के बाद से देश में कोरोना मरीजों की वृद्धि दर में भारी गिरावट। मंत्री समूह ने नोवेल कोरोना वायरस से निपटने की तैयारी और कार्यों की समीक्षा की। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खाद्यान्न, फल और सब्जियों के परिवहन के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप की शुरुआत की। भारतीय रिजर्व बैंक ने बाजार में नकदी के प्रवाह और अधिक ऋण उपलब्ध कराने के उपायों की घोषणा की। रिवर्स रेपो रेट घटाकर 3.75% किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिजर्व बैंक के उपायों की सराहना की। उन्होंने कहा, इससे नकदी और ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। और उद्योग जगत ने रिजर्व बैंक के कदमों की प्रशंसा की। कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम में अपने सहयोगी चारू सक्सेना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 13,835 हो गई है। संक्रमण से अब तक 452 लोगों की मृत्यु हुई है। 11,616 लोगों का इलाज चल रहा है। 1,766 रोगियों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 3,205 और दिल्ली में 1,640 लोग संक्रमित हैं। मध्य प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या 1,308 और तमिलनाडु में 1,267 है। सबसे अधिक 194 लोगों की मृत्यु महाराष्ट्र में हुई। मध्य प्रदेश में संक्रमण से 57 लोगों की जान गई, जबकि गुजरात और दिल्ली में 38 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि कोविड-19 रोगियों के ठीक होने और संक्रमण से मृत्यु के अनुपात के मामले में भारत कई अन्य देशों से बेहतर है। हम अब तक की अगर स्थिति को देखें तो पाते हैं कि लॉकडाउन से पहले अगर हमारे देश का डबलिंग रेट ऑफ केसेज लगभग 3 दिन था, तो पिछले 7 दिनों को अगर डेटा देखते हैं तो हमारा डबलिंग रेट अब 6.2 डेज है। और मैं आप लोग की दृष्टि में लाना चाहूंगा, 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहां पर की डबलिंग रेट देश के एवरेज से भी कम है। संक्रमण के अधिक मरीज वाले राज्यों और जिलों में 5 लाख रैपिड एंटीबॉडी जांच किट वितरित की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पूर्णबंदी के और दिशा निर्देश तैयार करने के लिए आज मंत्रियों के समूह की बैठक हुई। जांच, वैक्सीन, औषधि, अस्पताल में उपकरण और सामान्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों के प्रयासों की भी समीक्षा की गई। नई रैपिड और सटीक जांच किट विकसित करने पर ध्यान दिया जा रहा है, जिससे 30 मिनट में जांच के परिणाम मिल सकें। सरकार वायरस के सीक्वेंसिंग और वैक्सीन के विकास पर भी काम कर रही है। भारत वैश्विक भागीदारों के साथ मिलकर भी कार्य कर रहा है ताकि प्रभावशाली वैक्सीन तैयार की जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार इन प्रक्रियाओं में तेजी लाने के प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि बहुपक्षीय प्रयासों के रूप में रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने में भारत के पारंपरिक ज्ञान पर भी ध्यान दिया जा रहा है। राज्यों को ऐसे उपकरणों की जानकारी भी दी जा रही है जिनसे इस महामारी से संबंधित मामलों की संख्या के आधार पर कोविड अस्पतालों और केयर सेंटर की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जा सके। देश भर में इस समय 1,919 कोविड अस्पताल और कोविड स्वास्थ्य केंद्र हैं। इनमें 1,73,000 आइसोलेशन बेड और 21,800 आईसीयू बेड हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि वन क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों और वनवासियों को कुछ वन उत्पादों के संग्रह, कटाई और प्रसंस्करण को लॉकडाउन के प्रतिबंधों से छूट दी गई है। कपास, नारियल, सुपारी, कोको एवं मसालों की खेती, कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, बिक्री एवं विपणन को भी लॉकडाउन से छूट प्रदान की है। वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एवं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को भी न्यूनतम स्टाफ के साथ ऑपरेट करने की अनुमति दी गई है। ये भी स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के अंतर्गत जल आपूर्ति, बिजली एवं दूरसंचार से जुड़ी परियोजनाओं और गतिविधियों को भी छूट है। डाक विभाग ने अस्पतालों और अन्य संस्थानों में 100 टन से अधिक दवाएं और चिकित्सा उपकरण पहुंचाए हैं। डाक विभाग ये सुनिश्चित कर रहा है कि लोगों को सरकार से पेंशन और अन्य आवश्यक जन कल्याण के भुगतान मिलते रहें।
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए लाभार्थियों के घर पर भुगतान उपलब्ध कराया जा रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के प्रधान वैज्ञानिक ने बताया कि अब तक कोविड-19 के लिए 3,19,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। देश भर में कल 28,340 नमूनों की जांच की गई। इनमें से 23,932 की जांच परिषद की 183 प्रयोगशालाओं में हुई, जबकि शेष नमूनों की जांच निजी क्षेत्र की 80 प्रयोगशालाओं में हुई। अनुसंधान परिषद कोविड-19 महामारी से लड़ाई में बीसीजी वैक्सीन के प्रभाव का अध्ययन कर रही है। उन्होंने कहा कि संक्रमण की दर कम वाले स्थानों पर निगरानी के लिए पूल टेस्टिंग की सिफारिश की गई है। व्यक्तिगत जांच के लिए पूल टेस्टिंग की सिफारिश नहीं की गई है, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए इसकी जांच महंगी पड़ती है। जहां भी 5 मरीज एक साथ आए हैं तो 5 लोगों का टेस्ट, उनका सैंपल मिक्स करके 5 लोगों की टेस्ट की जा रही है। वो टेस्ट जब पॉजिटिव आती है तो वो पॉजिटिव टेस्ट के हर सैंपल की फिर एक बार टेस्ट करना पड़ता है, और अगर समझो वो टेस्ट निगेटिव आई तो 5 की 5 निगेटिव करके हमको बोलना पड़ता है। इंडिविजुअल डायग्नोसिस के लिए हमने इसलिए नहीं बोला था कि इंडिविजुअल डायग्नोसिस अगर पूलिंग करके करें तो उसकी कीमत जो चार्ज की जा रही है उस पर असर पड़ेगा। मंत्रियों के समूह ने आज कोविड-19 के प्रबंधन के लिए वर्तमान स्थिति और कार्रवाई की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में नई दिल्ली में मंत्रियों के समूह की बैठक हुई। बैठक में कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए अब तक की कार्रवाई, सामाजिक दूरी बनाए रखने के उपायों की वर्तमान स्थिति और केंद्र तथा राज्यों द्वारा किए गए कड़े उपायों पर भी चर्चा हुई। इस दौरान ये सूचना भी दी गई कि सभी जिलों को कोविड-19 से निपटने के लिए आपात योजनाएं तैयार करने और उन्हें सुदृढ़ बनाने को कहा गया है। समर्पित कोविड-19 अस्पताल बनाने के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने, चिकित्सा संस्थानों को व्यक्तिगत सुरक्षा किट, पीपीई, वेंटिलेटर और अन्य आवश्यक उपकरणों से लैस करने सहित राज्यों की क्षमता बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा हुई। राज्यों से निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड-19 केंद्रों और अस्पतालों की पहचान करने को भी कहा गया है। मंत्रियों के समूह ने कोविड-19 के कारण मृत्यु दर को लगभग 3% तक बनाए रखने तथा रोगियों के ठीक होने की दर को लगभग 12% रखने की भी सराहना की, जो तुलनात्मक रूप से कई अन्य देशों से बेहतर है। मंत्री समूह ने हॉटस्पॉट और क्लस्टर प्रबंधन के लिए रणनीति के साथ देश भर में जांच की रणनीति और जांच किट की उपलब्धता की भी समीक्षा की। बैठक में बताया गया है कि देश में 170 जिलों को रेड जोन या हॉटस्पॉट की श्रेणी में रखा गया है। 123 जिले व्यापक प्रकोप वाले और 47 जिले क्लस्टर की श्रेणी में रखे गए हैं। देश के 260 जिले हॉटस्पॉट की श्रेणी से बाहर हैं, जबकि 353 जिलों में संक्रमण न होने के कारण ग्रीन जोन में रखा गया है। पिछले 14 दिनों में संक्रमण का कोई मामला सामने न आने पर रेड जोन जिले को ऑरेंज जोन की श्रेणी में रखा जाएगा। अगले 14 दिनों तक भी किसी व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि न हुई तो वो जिला ग्रीन जोन में आ जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने निर्देश दिया कि व्यक्तिगत सुरक्षा किट, पीपीई, मास्क, वेंटिलेटर और अन्य उपकरणों के निर्माण में गुणवत्ता या मानक संबंधी कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 की जांच, औषधियों और वैक्सीन बनाने के बारे में बैठक में विस्तृत प्रस्तुति दी। देश में अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में समुचित निवेश से कोविड जैसी बीमारियों से निपटने में सहायता मिल रही है। विज्ञान और तकनीकी विभाग के सचिव डॉक्टर आशुतोष शर्मा ने आकाशवाणी से विशेष भेंट में बताया कि विज्ञान और तकनीकी विभाग की सहायता से चलाए जा रहे अनुसंधान संस्थानों ने कम समय अवधि में कोविड-19 जैसी महामारी से निपटने में उल्लेखनीय पहल की है। The reason DST institutes have been able to do well very quickly is because they already had the foundation. This foundation is created over a period of time. To give you an example,
in this particular case from the test that we are talking about. This has come about because about 4 years ago, we seeded there in the institute a center for technical research center at a cost of about 100 crores. Now, the whole idea behind having such a center was that the clinicians there work together with the basic scientists and they work with the engineers, technologists, everybody in order to make new biomedical devices and technology. देश में नोवेल कोरोना वायरस के टीके के अनुसंधान के बारे में श्री शर्मा ने कहा कि विज्ञान और तकनीकी विभाग इस संबंध में संस्थानों को मदद दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत, अमेरिका और इस्राइल जैसे देशों के साथ मिलकर कोविड-19 के टीके के विकास पर काम कर रहा है। Actually, there is a global consortium for, developing vaccine. Several countries are participating in it as partners, and it is always good to do that so that, you leverage the information and the resources which exist everywhere. So already we have started several projects and programs with our partner countries. What we are doing now is focusing very tightly short term with these countries on things, technologies and products which are related to the virus. And similarly, talks with Israel, other countries are going on, so these calls will be open soon. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। नोवेल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। हाथों को लगातार साबुन से धोएं। अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से रुकें। अगर किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो उससे कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। जरूरत पड़ने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूर्णबंदी के दौरान खाद्यान्नों और जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन की सुविधा के लिए आज किसान रथ मोबाइल ऐप की शुरुआत की। ये ऐप कृषि और बागवानी उत्पादों के परिवहन में सुगमता लाने के उद्देश्य से NIC द्वारा तैयार किया गया है। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कृषि गतिविधियां जारी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देशों पर कृषि क्षेत्र को रियायत दी गई है। कृषि क्षेत्र में आने वाली बुनियादी दिक्कतों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस लॉकडाउन के दौरान किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, ताकि किसानों को अपने उत्पादों को बेचने के लिए परिवहन की कोई दिक्कत न हो। यह ऐप देश भर के किसानों और व्यापारियों को कृषि उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने में मदद करेगा। इस ऐप में ट्रक के आने का समय और स्थान के बारे में जानकारी होगी, जिसके बाद किसान एक तय समय और स्थान पर जाकर फल, सब्जियों और अनाज को बेच सकेंगे। इसके माध्यम से किसान और व्यापारी आसानी से फसलों की खरीद और बिक्री कर सकते हैं। कोई भी किसान इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है। यह 8 भाषाओं में उपलब्ध है। इस ऐप की शुरुआत होने के पहले ही दिन 5 लाख से अधिक वाहन उपलब्ध हो गए हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 22 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में बताया कि विभिन्न अस्पतालों में 162 रोगियों का उपचार किया जा रहा है। कल से 4 रोगियों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई। अब तक कुल 55 रोगी ठीक हुए हैं। राज्य में 10 लोगों की संक्रमण से मृत्यु हुई है। तमिलनाडु में आज एक ही दिन में 103 कोरोना रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 56 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 1323 हो गई। पिछले 24 घंटों में संक्रमण से मृत्यु का एक भी मामला सामने नहीं आया। 1025 रोगियों का अब भी उपचार किया जा रहा है। देश भर में कोविड-19 महामारी के संकट से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए लोग बढ़ चढ़कर दान दे रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी के बांडीपोरा में करीब 8 वर्ष के बच्चे ने भी दान देकर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया।
नोपुरा बांडीपुरा से 8 साल का मलिक उबैद बांडीपुरा के केंद्रीय विद्यालय का 4वीं कक्षा का छात्र है। बेसहारा और गरीबों की मदद करने के लिए उबैद ने अपना गुल्लक उपायुक्त बांडीपुरा को सौंप दिया और सभी को अपने अनुकरणीय और शानदार दृष्टिकोण से प्रेरित किया। मेरे पापा और मम्मी मुझे पैसे देते थे। एक्चुअली मुझे साइकिल लानी थी खुद के लिए। फिर मैं न्यूज़ों में सुनता था जो गरीब है उनके पास रोजी रोटी नहीं है, उनके बच्चों के पास मेडिसिन नहीं है, दूध नहीं है। फिर मैंने यह फैसला किया कि मैं बाइसाइकिल बाद में लाऊंगा, उससे ज्यादा गरीबों की जान जरूरी है। फिर मैंने अपनी पिगी बैंक डीसी साहब को दे दी। मेरे दिल को सुकून मिल रहा है कि मेरी वजह से बहुत पुअर फैमिली खाना खा पाएंगे। इस तथ्य के बावजूद कि उसके गुल्लक में केवल 4,674 रुपए की ही अल्प राशि थी, लेकिन उबैद द्वारा इस तरह की उदारता को दर्शाते हुए ये संदेश भेजने की कोशिश की है कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर जरूरतमंदों के लिए हमें अपनी तरफ से अवश्य कुछ योगदान करना चाहिए। आदिल इस्माइल के साथ आकाशवाणी श्रीनगर से मैं सुनील कौल। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने पूर्णबंदी के दौरान ऑनलाइन शिक्षण और सीखने के तौर तरीकों की वर्तमान स्थिति का जायजा लेने के लिए आज राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और प्रमुखों के साथ बैठक की। कुलपतियों ने राज्यपाल को बताया कि केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालयों के बंद होने के बाद ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में राजधानी ईटानगर के कई दुकानदारों द्वारा आवश्यक वस्तुओं की अधिक कीमत वसूलने की सूचना मिली है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस समस्या के समाधान के लिए जिला प्रशासन फीडबैक लेने के लिए शिकायतें दर्ज करा रहा है। ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स के डिप्टी कमिश्नर कोमकर दोलम ने जानकारी दी है कि लोग सीधे जिला प्रशासन के फेसबुक पेज पर वीडियो भेजकर आवश्यक वस्तुओं की अत्यधिक कीमत वसूलने वाले दुकानदारों के बारे में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। प्रशासन ने राजधानी ईटानगर में फंसे विभिन्न जिलों के छात्रों के लिए भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इस बीच कल शाम तक अरुणाचल प्रदेश में कोविड-19 के 343 नमूने एकत्र किए गए हैं, जिनमें से केवल एक का परीक्षण पॉजिटिव है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण में रिकॉर्ड बनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि राज्य के सभी जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न, भोजन और अन्य आवश्यक सामग्री दी जाएगी। राज्य के आला अधिकारियों के साथ एक बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि किसी व्यक्ति के पास राशन कार्ड है या नहीं। अगर कोई व्यक्ति जरूरतमंद है तो उसे जरूरी सामान और राशन मुहैया कराया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे राज्य का रहने वाला है तो भी उसे भोजन और राशन मिले, ऐसा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस बीच राज्य में कल लगभग 72 लाख परिवारों के 3 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के बीच 1.5 लाख मीट्रिक टन मुफ्त चावल का वितरण किया गया। यह इस महीने बांटे जाने वाले मुफ्त चावल के लक्ष्य का 21% से अधिक था, जिसे मात्र 1 दिन के भीतर बांट दिया गया। देश भर में एक दिन में वितरित होने वाली यह मुफ्त चावल की सबसे अधिक मात्रा है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,236 हो गई। मुंबई महानगर क्षेत्र में 2,000 से ज्यादा रोगी सामने आए हैं। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी में ये संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। धारावी में 15 नए मामलों का पता चला है। इसके साथ ही यहां कोरोना वायरस के कुल मामले 100 का आंकड़ा पार कर गया है। धारावी में 10 मौतों के साथ 101 पॉजिटिव मामलों का पता चला है। महाराष्ट्र सरकार ने संक्रमण रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। राज्य ने एक टेलीमेडिसिन हेल्पलाइन भी शुरू की है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य इनोवेशन सोसाइटी और पुणे प्लेटफॉर्म फॉर कोविड-19 रिस्पांस ने एक टेलीमेडिसिन हेल्पलाइन की शुरुआत की है। यह हेल्पलाइन मराठी, इंग्लिश और हिंदी भाषाओं में उपलब्ध है। जब भी कोई व्यक्ति इस हेल्पलाइन पर कॉल करता है तो IVRS द्वारा उन्हें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर के आधार पर तुरंत ही उस व्यक्ति को एक डॉक्टर द्वारा फोन किया जाता है, जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि वह व्यक्ति कोविड-19 प्रभावित है या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित है। इस हेल्पलाइन का इस्तेमाल करने वाले लोगों में से एक सूची बनाई जाती है, जिसमें संभवतः कोविड से संक्रमित लोगों का नाम होता है। यह सूची राज्य के स्वास्थ्य विभाग को दी जाती है, जो आगे की उचित कार्रवाई करते हैं। कोविड मदद टेलीमेडिसिन हेल्पलाइन क्रमांक है 0951 361 5550। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
हरियाणा में आज कोविड-19 के 21 रोगियों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। राज्य में आज 8 व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 223 हो गई है। इनमें से 24 विदेशी नागरिक हैं, जबकि 64 अन्य राज्यों के हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। पूर्णबंदी लागू होने के बाद देश में कोरोना मरीजों की वृद्धि दर में भारी गिरावट। मंत्री समूह ने नोवल कोरोना वायरस से निपटने के लिए तैयारी और कार्यों की समीक्षा की। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खाद्यान्न, फल और सब्जियों के परिवहन के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप की शुरुआत की। भारतीय रिजर्व बैंक ने बाजार में नकदी के प्रवाह और अधिक ऋण उपलब्ध कराने के उपायों की घोषणा की। रिवर्स रेपो रेट घटाकर 3.75% किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिजर्व बैंक के उपायों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे नकदी और ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी और उद्योग जगत ने रिजर्व बैंक के कदमों की प्रशंसा की। रुपये में गिरावट और वित्तीय बाजार में अस्थिरता के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने कई नियामक उपायों की घोषणा की है। बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज रिवर्स रेपो रेट 4% से घटाकर 3.75% करने की घोषणा की। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने पूर्णबंदी के कारण हुए नुकसान से उबरने में लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 50,000 करोड़ रुपए के पैकेज की भी घोषणा की। श्री दास ने कहा कि बैंकों के फंसे कर्जों के लिए समाधान योजना की अवधि 90 दिन बढ़ा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के ऋणों पर भी समान रूप से लागू होगा। श्री शक्तिकांत दास ने बताया कि इन उपायों से बाजार में नकदी का प्रवाह बनाए रखने में मदद मिलेगी और बैंक ऋण सुविधा बढ़ेगी। वित्तीय दबाव कम होगा और बाजारों का औपचारिक संचालन हो सकेगा। श्री दास ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत की विकास दर G20 देशों में सबसे अधिक रहने की आशा है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य रहने का अनुमान व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की आज की घोषणाओं से बाजार में नकदी का प्रवाह बढ़ेगा और ऋण आपूर्ति में सुधार होगा। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि इन उपायों से छोटे व्यवसायियों, अति लघु तथा मध्यम उद्योगों, किसानों और गरीबों को मदद मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कोविड-19 के कारण हो रही कठिनाइयों को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने कई उपाय किए हैं। उन्होंने कहा कि इनका उद्देश्य बाजार में नकदी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना, बैंकों के ऋण प्रवाह में वृद्धि के लिए प्रोत्साहित करना, वित्तीय दबाव कम करना और बाजारों को सामान्य कामकाज के लिए सक्षम बनाना शामिल है। वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक ने राज्यों के लिए कर्ज लेने की सीमा 60% तक बढ़ा दी है, जिससे राज्य सरकारें राजस्व संग्रह में आई गिरावट की समस्या से उबर सकेंगे। उद्योग जगत के संगठन फिक्की और एसोचैम ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए रिजर्व बैंक के उपायों का स्वागत किया है। फिक्की के महासचिव दिलीप चेनॉय ने कहा कि इनसे बाजार की धारणा और नकदी दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एसोचैम ने रिजर्व बैंक के नए उपायों को लाखों कारोबारियों के लिए जीवन रक्षक बताया है। एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने बताया कि आरबीआई ने कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए दूसरी बार कई राहत उपायों की घोषणा की है, जिनसे एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और छोटे कारोबारियों को सहायता मिलेगी। केरल में एक शोध संस्थान ने कोविड-19 के लिए एक नया तीव्र और सस्ता डायग्नोस्टिक यानी नैदानिक परीक्षण विकसित किया है, जो एक बड़ी सफलता साबित हो सकता है। एक रिपोर्ट। तिरुवनंतपुरम में श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 के निदान के लिए चित्रा जीन लैंप एन नाम का एक नया नैदानिक परीक्षण किट विकसित किया है। ये एन जीन का पता लगाता है। ये किट जीन के 2 क्षेत्रों का पता लगा सकता है। नई जांच किट का एक और बड़ा फायदा ये है कि ये बहुत तेज है। संस्थान के अनुसार जांच में केवल 10 मिनट लगते हैं और परिणाम 2 घंटे से भी कम समय में मिल जाता है। एक मशीन में एक ही बैच में कम से कम 30 नमूनों का परीक्षण किया जा सकता है।
एक अन्य लाभ ये भी है कि ये बहुत सस्ता भी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी अलापुझा के अनुसार नई तकनीक 100% सटीक परिणाम दे रही है और अब इसके लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR की मंजूरी का इंतजार है। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ दीपिका शर्मा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर आशुतोष शर्मा ने कहा कि ये जांच किट कई मामलों में अद्वितीय है और देश में कोविड-19 के परीक्षण में काफी तेजी ला सकता है। There are two different kind of tests which exist right now. The first one is called RT-PCR, and that's a gold standard. It confirms the presence of virus. The second one is not so much used, is antibody test, but it has some drawbacks and it's not really foolproof. So now the one that Sri Chitra Institute of Medical Science and Technology in Thiruvananthapuram has come up with, that's a third kind of test. It's called RT-LAMP, and the advantage of this test, first of all, it's also a confirmatory test. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग एक्सपर्ट स्पीक कार्यक्रम में कोविड-19 महामारी के बारे में विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय प्रसारित करता है। इस श्रृंखला में आकाशवाणी से बातचीत में नई दिल्ली के गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडे ने कहा कि लॉकडाउन और सुरक्षित दूरी दोनों ही कोविड-19 को मात देने के लिए बहुत जरूरी हैं। क्योंकि कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, एक ही तरह से हम कोरोना वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं, वह है प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन के पीछे सबसे बड़ा जो कदम है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। इसका मतलब वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में न फैले। तो जो लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी ने किया है वह एक इसी दिशा में प्रयास है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करें। देश में कोविड-19 संकट के दौरान राहत सामग्री के जरिए सेवा करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर दिल्ली का रोटरी क्लब पत्र सूचना कार्यालय के समन्वय में पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले 50,000 मास्क की आपूर्ति कर रहा है। पूर्णबंदी के दौरान दर्जियों ने ये मास्क अपने घर में बनाए हैं। पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक कुलदीप सिंह धतवालिया ने आज ये मास्क वितरित किए। पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक राजीव जैन ने रोटरी क्लब की तरफ से इस पूरे प्रयास का समन्वय किया। मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर फैलाई जा रही फर्जी खबरों का खंडन करने के प्रयास में तथ्यों की जांच और भ्रम निवारण का प्रयास किया जाता है। सोशल मीडिया पर यह भ्रांति फैलाई जा रही है कि गर्मी से राहत के लिए एसी नहीं चलाना चाहिए क्योंकि इससे नोवल कोरोना वायरस फैल सकता है। पत्र सूचना कार्यालय ने इस खबर का खंडन करते हुए ट्विटर पर बताया कि एसी चलाना ठीक है लेकिन सेंट्रल एसी नहीं चलाना चाहिए। एक अन्य खबर में दावा किया गया है कि उच्च तापमान कोविड-19 से बचाता है। ये दावा गलत है। ये स्पष्ट किया जाता है कि ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जिससे ये सिद्ध होता है कि अधिक तापमान में नोवल कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। गर्म मौसम वाले देशों में भी कोविड-19 का संक्रमण हुआ है। सोशल मीडिया पर यह दावा भी किया जा रहा है कि कुत्ते और बिल्लियों जैसे पालतू जानवरों से कोविड-19 मनुष्य में फैल सकता है। इस खबर का खंडन करते हुए ये स्पष्ट किया जाता है कि पालतू जानवरों से मनुष्य में नोवल कोरोना वायरस के फैलने का कोई प्रमाण नहीं है। हालांकि ये कहा जाता है कि साबुन और पानी से हाथ धोने जैसी व्यक्तिगत साफ सफाई की आदतें अपनाई जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने पूर्णबंदी के दूसरे चरण के लिए संशोधित दिशा निर्देशों में संक्रमण से बचाव के लिए सार्वजनिक स्थानों पर विशेष एहतियात बरतने को कहा है। सरकार के दिशा निर्देशों के मद्देनजर सभी सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का पालन करते हुए एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी भी सुनिश्चित करनी होगी। सभी संगठनों और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे किसी भी स्थान पर 5 या उससे अधिक लोगों को एक साथ एकत्रित होने की अनुमति न दें। सामाजिक समारोह जिनमें विवाह और अंतिम संस्कार भी शामिल हैं के आयोजन से पहले संबंधित जिलाधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माने का प्रावधान भी है। शराब, गुटखा और तंबाकू आधारित उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेंगे। घर में रहें, सुरक्षित रहें और सभी जानकारियों के लिए आकाशवाणी समाचार के साथ जुड़े रहें। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में कई शहरों के मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुसलमानों से पूर्णबंदी का पालन करने और नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठा न होने की अपील की है।
मौलानाओं ने कहा है कि लोगों को लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में ही रहना चाहिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्णबंदी लागू होने के बाद से देश में कोरोना मरीजों की वृद्धि दर में भारी गिरावट। मंत्री समूह ने नोवेल कोरोना वायरस से निपटने के लिए तैयारी और कार्यों की समीक्षा की। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खाद्यान्न, फल और सब्जियों के परिवहन के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप की शुरुआत की। भारतीय रिजर्व बैंक ने बाजार में नकदी के प्रवाह और अधिक ऋण उपलब्ध कराने के उपायों की घोषणा की। रिवर्स रेपो रेट घटाकर 3.75% किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिजर्व बैंक के उपायों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे नकदी और ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी और उद्योग जगत ने रिजर्व बैंक के कदमों की प्रशंसा की। इसके साथ ही कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।